गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नी रहती है वो अपने मॉम एंड डैड को पूरे तरीके से बताती है कि पापा वो सैम के मॉम एंड डैड आने वाले हैं हमसे मिलने के लिए। तो जिसमें उसके पापा कहते हैं कि हाँ उन्हें आने दो क्योंकि आपकी शादी की बात तो करनी है, जिसके लिए नी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ जो सैम रहती है वो ये प्लानिंग करती है कि अगर वो उसे यूएसए की अपॉर्चुनिटी भी रखनी है तो वो किस तरीके से नी को भी अपने साथ यूएसए लेकर जाए, क्योंकि उसे नी के बिना एक पल भी नहीं रहना था और यूएसए की अपॉर्चुनिटी भी नहीं खोनी थी। तो जैज़ जब उसे सही एडवाइस देती है कि उसे कन्विंस करना चाहिए मैथ्यू को इन सब चीज़ों के लिए, तो वो कन्विंस भी करती है। और इशिका और जैज़ का जो रिलेशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब सैम जैज़ को समझाती है और इशिका को नेहा समझाती है। उन्हें भी समझ में आता है कि भले लॉन्ग टर्म का डिस्टेंस हो पर कुछ ना कुछ तो हो सकता है हमारे बीच में। अब उसके आगे नेहा जो रहती है वो बोलकर चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि कल के लिए, कि जब सैम के मॉम एंड डैड आएंगे और रिलेशनशिप के मतलब जो इनका रिलेशनशिप है वो शादी के मोड़ लेगा। तो इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो अपने रूम पर बहुत हंसते खिलखिलाते हुए जाती है और लेट जाती है और वो ना वीडियो कॉल करती है सैम को। जो सैम रहती है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है, वो टायर्ड रहती है, तो वो फ़ोन उठाते हुए बोलती है कि हाँ बेबी आप बोलो। तो कहती है कि मॉम एंड डैड कल आ रहे हैं। तो कहती है कि हाँ मॉम एंड डैड कल आ रहे हैं और क्यों नहीं आना है क्या। तो कहती है ऐसे मैंने कब बोला है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि कल फाइनली हमारी शादी के बारे में बात होगी। और सैम सच बोलूँ ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मॉम एंड डैड मान गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मॉम मुझे मुंबई से लेकर आई थी आई नेवर थॉट कि वो कभी मानेंगी। बट सच बोलूँ ना, तुम में तो जादू ही है, तुमने फटाफट मॉम एंड डैड को मना लिया। तभी सैम बोलती है मैंने तो पहले ही कहा था जब सैम कोई चीज़ काम करने पर आए तो ऐसा हो सकता है कि वो काम ना हो। मैं सैम हूँ, कोई ऐरी गैरी इंसान नहीं हूँ। नी बेबी अब तुम्हें अपनी वाइफी की पावर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चला होगा। तो वह हंसते हुए बोलती है कि पता तो उसी दिन चल गया था जिस दिन तुमसे मोहब्बत हो गई थी, नी कहती है। तभी सैम बोलते है हाय यार तुम्हारी बात करने का यही तरीका तो मेरी जान ले लेती है। सैम कहती है, तो कहती है बेबी आज थोड़ा सा नॉटी नॉटी मूड में दिख रही हो आप। नी जब सैम को बोलती तो सैम बोलती है बेबी वो क्या है ना, आपको देखते से ही मूड बन जाता है, अब क्या करूं मैं। तो कहती अच्छा तो आपका मूड है क्या। तो वो कहती है कि हाँ है तो, पर आप हो नहीं ना पास। तो कहती है कि अच्छा और अगर होती तो कहती कि बहुत कुछ होता फिर। तो कहती क्या होता फिर। नी कहती है, तभी सैम कहती कि बेबी वो तो बताया नहीं जाता है ना, वो तो किया जाता है। तभी सैम बोलती तो इमेजिन कर लीजिए मुझे। तो वो कहती है यार ये इमेजिन ना बच्चों वाले करते हैं, और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सेक्स चैट और मीन्स फ़ोन लव, फ़ोन रोमांस, ये सब ना बच्चे लोग करते हैं। जब मेरे पास मेरी खुद की वाइफ़ी है तो ये सब मैं नहीं करती हूँ। मैं इंतज़ार कर लूँगी, जब कल मैं आपके साथ करूँगी तो अच्छे से ही करूँगी। तभी नहीं कहती है कि ओ मतलब इतनी ज़्यादा श्योर हो आप कि आप मेरे साथ करोगे। तभी सैम बोलती कि ऑफ कोर्स श्योर हूँ, मैं अपनी दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाऊँगी। तो कहती अच्छा क्या बात है। अच्छा तभी ये लोग बहुत सारी क्यूट क्यूट से टॉक्स करते हैं, इनके बीच में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स होते हैं, हंसी मजाक होता है। आधे एक घंटे तक इनकी कन्वर्सेशन चलती है, फिर ये लोग सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो भी सेम इशिका के साथ चैट पे बातें कर रही रहती है, पर इनके बीच में वीडियो कॉल नहीं होता है। ये एक दूसरे के साथ चैट में बात करते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करके मैसेजेस वगैरह चीज़ें चल रही रहती है। तो इंटरेस्टिंग वे में इनकी जब कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है तो सब सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जो सैम रहती है वो फटाफट रेडी होती है और जैस को भी बोलती है जल्दी जल्दी रेडी हो। जैस और सैम रेडी होते हैं
और भागते हुए एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं सैम के मॉम एंड डैड को और भाई को। भाई भी आता है उनके साथ, समीर। सब रेडी होकर पहले तो फ्लैट पे आते हैं, जहाँ पर वो अपना पूरा सामान रखते हैं और रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं। और उसके बाद नी के घर जाते। जब नी के घर जाते तो लंच पे इनवाइट किया रहता है कि नी की मॉम एंड डैड ने। तो मॉम एंड डैड जब लंच के लिए इनवाइट करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और काफ़ी अच्छे से, बहुत प्यार से वेलकम किया जाता है सैम के मॉम एंड डैड का। और वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। जो सैम की मॉम रहती हैं, वो नेहा की मॉम से बहुत घुल मिल के बात करती है। जब दो लेडीज़ मिलती हैं और सेम बैकग्राउंड की, लाइक घर की बातें करनी इधर उधर की, तो काफ़ी अच्छा होता है। और जब दो बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनकी भी अलग ही बॉन्डिंग हो रही रहती है। तो यहाँ का माहौल ऐसा था कि सैम की फैमिली नेहा की फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। जो समीर रहता है वो इशिका को लाइक, मतलब एक फ्लर्टी वे में देखता है और उसके साथ ना फ्लर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो इशिका भी उसके साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करती है, उसके साथ कर रही रहती है। लेकिन यहाँ पर जो फीलिंग्स डेवलप्ड हो चुकी रहती है जैस के अंदर इशिका के लिए, वो उसे जेलस फील करा रही रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही रहती है कि समीर के साथ वो इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रही है और समीर के साथ क्या करना है उसे। तो जब वो समीर उसके साथ हॉल में बात कर रहा रहता है, मीन सोफ़ा सेट पे ये लोग बैठे रहते हैं और टीवी देखते समय समीर बात कर रहा रहता है इशिका से इधर उधर की। अ, जो जैस रहती है उससे रहा नहीं जाता, तो वो समीर के बाजू में आके बैठ जाती है और कहती है कि समीर, आप तो मुझसे बात ही नहीं करते हो, क्या हो गया है, कब भूल भूल गए हो क्या? तो कहते हैं कि नहीं दी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो सैम दी की बहुत अच्छी दोस्त हो, तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। और आप तो हमेशा से जब भी मैं आता हूँ आप मुझे घुमाती फिराती हो, हमेशा रहती हो। तो कहते नहीं, आज तुम इशिका के साथ लगे हुए हो ना, इसलिए। तो समीर बोलता है हाँ, वो इशिका और हम दोनों सेम ही एज के हैं ना, तो इसलिए एक अलग तरीके की बाउंडिंग हो जाती है। और सच बोलूँ तो इशिका बहुत फ्रेंडली है ना, इसलिए अच्छा लगता है। इशिका भी इशारों से थोड़ा देख रही रहती है, क्योंकि उनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो थोड़ा सा मीन्स लो वॉइस पे होती है। तो इशिका सोच रही रहती है कि क्या है, मतलब जैज़ एकदम से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो इशिका की जो मॉम रहती हैं वो इशिका को बुला लेती हैं कि कुछ काम के लिए। तो इशिका चली जाती है। तो जो जैस रहती है वो समीर से काफ़ी ज़्यादा बातें करती है, उसे पूछती है और इधर उधर की बातें करती है। इशिका को भी समझ में नहीं आ रहा रहता है कि जैस का ये बिहेवियर क्यों है और वो समीर से इतना ज़्यादा क्लोज होके क्यों बात कर रही है। यहाँ पर इशिका को लगता है कि समीर उसे पसंद तो नहीं है, तो यहाँ इशिका अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगा के जेलस हो रही रहती है। दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो ये जेलस होती है क्योंकि समीर बहुत ज़्यादा क्लोज होकर उससे बात कर रहा रहता है। यहाँ पर इन लोगों की कन्वर्सेशन चलती है। फिर जब लंच हो जाता है तो लंच होने के बाद ये लोग शादी के लिए बात स्टार्ट करते हैं। तभी उसके पापा कहते हैं समीरा के कि आप बताइए आपको कब शादी करवानी है। तभी जो मॉम रहती हैं नेहा की, वो कहती है कि भाई साहब देखो, मैं सच आपसे क्लियरली बात करना चाहूँगी, हमें शादी से कोई एतराज़ नहीं है, पर इंडिया में हमारी एक अलग ही रेपुटेशन है, हमारी दो बेटियां हैं और आपको पता है कि बेटी का होना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला काम रहता है। तो हमें सच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, पर हम नहीं चाहते कि ये लोग, मतलब शादी तो हो जाए पर इंडिया की पूरी सोसाइटी में फिर क्या बात होगी, कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो नेहा सैम की मॉम रहती है वो कहती है कि देखो, मैं आपकी पूरी कंसर्न समझती हूँ,
मेरी खुद की बेटी है, जब इसने मुझे बताया कि इसे नेहा पसंद है, तो जो थॉट फॉर्म्स आपके दिमाग में आए थे वही आएंगे। और एक बार कि हम शादी करा भी दे, पर यहाँ की इंडिया की सोसाइटी लोग इन्हें रहने नहीं देंगे। तभी जो नेहा की मम्मी कहती कि यही बात मुझे खाए जा रही है। ये लोग की जब ऐसी कन्वर्सेशन होती है, तभी उसके पापा कहते हैं कि देखो, सोसाइटी का तो यही काम है, हर टाइम कुछ ना कुछ कहना। उन्हें टॉपिक मिल जाता है, एक महीने के लिए टॉपिक होगी, 2 महीने के लिए इस बात पे टॉपिक होगा, तीसरे महीने तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट। तो उसके पापा भी कहते हैं, जो नी के पापा कहते हैं, वो भी सही बात है, वो मान जाएंगे इसके बाद। जो नेहा रहती है वो भी बहुत कंसर्न्ड होती है, इमेज कॉन्शियस होती है, और जो सैम भी अपनी रेपो के लिए बहुत ज़्यादा होती है। प्यार अपनी जगह है, बट मॉम एंड डैड की इज्जत करना और रैपो को ध्यान में रखना अलग बात है। तभी वहाँ से समीरा कहती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर आप सुनना चाहोगे तो सभी लोग बोलते कि हाँ बेटा बताओ क्या सॉल्यूशन है। तो कहती है कि मॉम, मैं यूएसए शिफ्ट हो रही हूँ, क्योंकि यूएसए में अगर मैं शिफ्ट हो जाती हूँ तो वहाँ पर अगर मैं नेहा के साथ रहूँगी तो कोई को प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप सब ये कह सकते हैं कि नेहा तो खुद यूएसए में है जॉब पर्पस के लिए, तो नो बडी इवन केयर। और शादी करना या ना करना वो नेहा और मेरी खुद की पर्सनल चॉइस रहेगी। मतलब आप भी मॉम सबको कह सकती हो कि सैम को शादी नहीं करनी, ये उसकी मर्ज़ी है, उसे करना या ना करना अगर आपसे कोई पूछता है। सेम आंटी आपके लिए, कि आप भी तो आराम से ये कह सकते हो कि नेहा को शादी करनी ना करनी, वो उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर हम इंडिया में नहीं रहेंगे तो इंडिया के लोग हमें कुछ बोलेंगे ही नहीं। सो मैं सोच रही थी कि हम यूएसए में सेटल हो जाए और वहीं पर रहें हमेशा के लिए, और शादी भी मतलब वहीं पर है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सबको, ये सारी बातें। तभी नेहा एकदम से कहती है, हाँ लेकिन सैम, आपका जो कहने का तरीका है वो बिल्कुल सही है और मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि सैम, आपको जॉब के लिए ऑफ़र आया है, आपकी जॉब है वहाँ पर, और मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ, मेरा तो कोई वीज़ा भी नहीं है। और हाँ, मैं आपकी वाइफ की कंसीडर में रह सकती थी, पर इंडिया में वो मैरिजेस लीगल नहीं है, एलबीजीटी। और वहाँ जाकर हमें मैरिज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ की किसी लड़की से मैरिज करते हो तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, बट यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो कहती है कि हाँ नेहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर आपको लगता है कि मैं आपके बिना यूएसए जाऊँगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, आपकी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जाना चाहिए। तो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैंने कब मना किया है, लेकिन मैं आपको लेकर जा रही हूँ, मैंने कंसिडर कर लिया है। वहाँ पे जो मैथ्यू है उनसे बात करी है मैंने, और उनको समझाया है कि मैं आऊँगी तो अपने एक कलीग के साथ आऊँगी और अपनी असिस्टेंट को लेकर आऊँगी, तो वरना वो डील कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सैम जब ये सारी बातें सबके सामने कहती है तो उसकी मॉम बहुत प्राउडली फील करते हुए बोलती, क्या बात है, अपनी वाइफ को ले जाने के लिए अभी से प्लानिंग है। तो सैम अपनी मॉम को कहती है कि हाँ मम्मा, वाइफ है मेरी, थोड़ी ना शादी करके छोड़ के चली जाऊंगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो निभाऊंगी ना। और अभी आप बताओ, आप लोगों को यूएसए जाने वाली चीज़ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तभी नेहा की मॉम कहती है कि नहीं बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ठीक लगता है तो हमें कोई इशू नहीं है, तो शादी यहाँ करनी है कि नहीं। तो वो कहती है कि शादी अगर करेंगे तो फिर सबको बुलाएंगे, इससे अच्छा है कि गेट टुगेदर की एक पार्टी रखते, इंगेजमेंट करते, और शादी तो यूएसए में जाके करने का प्लान है हमारा। तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो जाएगी, और बहुत कुछ हो जाएगा। तो कहते हैं अच्छा, छोटी सी पार्टी करनी है आपको। तो कहते हैं कि हाँ, मतलब यूएसए में जाके हम पहले सेटल हो जाए, फिर सब कुछ हो जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे। ये प्लान नेहा का सैम का रहता है। तो नेहा से पूछा जाता है तो नेहा बोलती है मुझे कोई इशू नहीं है,
मुझे तो जैसा सैम को ठीक लगे वैसा चलेगा। थोड़े टाइम के बाद गेट टुगेदर की पार्टी की प्लानिंग होती है। तो जो सैम रहती है वो बोलती है कि मॉम एंड डैड कल के लिए हमें निकलना है। तो ऐसे ही कल जो मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है, क्या बोलते, मंडे का टाइम होता है, जो सैम होती है वो मुंबई शिफ्ट हो जाती है और उसके मॉम डैड भी सब मुंबई चले जाते हैं। जैज़, सैम और उसके सब मॉम डैड, मतलब सब नहीं, मीन्स मॉम एंड डैड और उसका भाई सब मुंबई चले जाते हैं। एक वीक तक तो ऐसे ही इन लोगों का मीन्स सबको अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। तब सैम जो रहती है कॉल पे बात करती है नेहा से। नेहा भी बहुत अच्छे से बात कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो जैस और इशिका का भी रिलेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा रहता है और सबके सब ये चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी हालत में अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रखें। जैस भी कोई ऐसी हरकतें नहीं करती है जो इशिका को हर्ट करे और वो कोई भी ऐसी हरकतें इशिका नहीं करती तो जैस को हर्ट हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन इनके बीच में तो चलता है। सैम और नेहा भी अपनी शादी की मीन्स तैयारियों में थोड़ा बिजी हो जाते हैं क्योंकि उनको यूएसए भी सेटल होना रहता है और वगैरह। तो ये पूरा एक वीक ऐसे ही चला जाता है। और जो सैम के मॉम एंड डैड है वो एक वीक मुंबई में रुकते हैं क्योंकि इतने दिनों के बाद आए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट जब सैटरडे की बारी आती है तो जैज़ का एग्जीबिशन रहता है, पेंटिंग एग्जीबिशन, जिसके लिए इशिका आती है। इशिका और सैम, सॉरी, इशिका और नेहा पुणे आते हैं। मॉम एंड डैड नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज रहती हैं, तो वो आते हैं। तो वो जब आते हैं तो उसके एग्जीबिशन को देखते तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग्स रहती है और उसकी जो वो मास्टरपीस होता है जिसके लिए वो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी रहती है, वो मास्टरपीस की तारीफ पूरे के पूरे लोग वहाँ करते हैं। सैम बहुत खुश होती है नेहा को देखकर क्योंकि वन वीक के बाद वो उसे देख रही रहती है और वो एक दूसरे को हग करते और काफ़ी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। यहाँ पे जो इशिका रहती है वो भी काफ़ी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करती है जैज़ के साथ और ये एग्जीबिशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद ये लोग अपने अपने जाते हैं। जो सैम रहती है उससे वो कार में कार लेकर आती है। वो कार रॉकी की रहती है और वो बोलती है कि मुझे प्लीज़ कार चाहिए, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है नेहा को लेकर। तो वो जब कार लेकर आती है उसमें नेहा को बिठाती है और ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। जो नेहा रहती है वो भी, उसको भी बहुत टाइम के बाद एक सुकून मिल रहा रहता है। हल्की हल्की म्यूज़िक चल रही रहती है और गाने लाइट लाइट बज रहे रहते हैं, तो अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना। थोड़े टाइम के बाद एक कोने पे जाके कार रोककर सैम उसे बाहर निकालती है और उसे एक बहुत प्यारा व्यू दिखाती है। जो व्यू मुंबई का एक बहुत सेंट्रल पॉइंट रहता है जहाँ पर एक बहुत मीन्स वो समुंदर के पूरा व्यू दिखता है और उस व्यू पे वो बोलते हैं कि आंखें बंद करो और आंखें बंद करने के बाद वो पूरी सेटिंग करवाती है कि उस व्यू पे जैसी कुछ होगा तो वहाँ पर लाइटिंग्स के थ्रू लिखा जाएगा। तो वो जब जैसी ओपन करती तो लाइटिंग के थ्रू लिखा रहता है आई लव यू एंड विल यू बी मैरी मी। तो और वहाँ पर एकदम नीज पे बैठकर जो सैम रहती है वो अपनी रिंग निकाल के उसे देती है और बोलती है मैरी मी। तो जो नेहा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका खुश होने का जो वे रहता है वो इतना मतलब ऑसम रहता है और वो कहती है कि यस आई विल मैरी यू एंड यस आई एम डाइंग टू मैरी यू। और वो लोग के बीच में होता है। दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो वो नी को इशिका को बोलती है कि क्या आप मेरे साथ शिफ्ट होंगी। तो वो कहती है कि कहाँ शिफ्ट होना है। तो कहती है कि आप मुंबई में शिफ्ट हो जाइए ना। तो कहती है कि मैं मुंबई में शिफ्ट किस वजह से हूँ। तो कहती है कि
आप नहीं हो सकते, तो कहती है नहीं मैं नहीं हो सकती हूँ। तो जैस उसको हक करते हुए और उसके कान में आकर बोलती है, तो मैं पुणे शिफ्ट हो रही हूँ आपके लिए, मैं नहीं रह सकती आपसे दूर। तो वो एकदम से पूछती है, आर यू सीरियस कि आप पुणे शिफ्ट हो गए मेरे लिए? तो कहती है कि हाँ, वो जिस एक स्पॉन्सर मिला है मेरी सब चीज़ को स्पॉन्स करने के लिए, बट उसकी यही डिमांड है कि जो भी स्पॉन्सरशिप होगी या जो भी होगी, अब एग्जीबिशन पुणे में ही होंगे। तो एग्जीबिशन पुणे में करने के लिए अब मुझे पुणे ही में रहना पड़ेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो उसे हग करते करते किस करने लगती है। इशिका बहुत डीपली किस कर रही रहती है जैस को। जो जैस भी रहती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो भी बहुत डीपली किस कर रही रहती है। इन दोनों की किस से ये चीज़ तो जाहिर होती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और कहीं ना कहीं प्रपोज नहीं होता है पर इनडायरेक्टली जिक्र तो इधर भी होता है। दूसरी तरफ जो सैम रहती है वो प्रपोज करने के बाद उसे बोलती कार में बैठो, और कार को एक साइलेंट सी जगह पर, मतलब थोड़ा कम सुनसान रोड पे वहाँ रोककर जो जैस रहती है वो जो सैम रहती है वो किस करने लगती है इशिका को, सॉरी, नेहा को। तो जब नेहा उसे किस बैक करती तो दोनों के बीच में भी काफ़ी रोमांटिक सा रोमांस हो रहा रहता है। पहले तो किस होता है, फिर नेक पे किस होने लगता है, फिर नेक से और नीचे किस होने लगता है। दोनों कार में ही इंटीमेट हो रहे रहते हैं, उनका रोमांस कार में ही हो रहा रहता है। और जब ये पूरा रोमांस उनको एक आधे घंटे में जब हो जाता है, तो सैम अपनी कार को लेकर जाती है। और दूसरे टाइम जो नेहा रहती है वो फिर अपने घर चली जाती है। नेहा इशिका के साथ घर चली जाती है। सो एक या दो वीक ऐसी बीत जाते हैं। फिर एक या दो वीक के बाद सैम को पूरा कंफर्मेशन मिलता है कि वो यूएसए जाने वाली है और उसका वीज़ा वगैरह आ जाता है, जिसके लिए जो नेहा रहती है वो भी रेडी हो जाती है। हाँ, इनका जो कोलैबोरेशन वाला रहता है उसके लिए इन लोगों को अभी जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो जो सैम रहती है वो 1 मंथ अब पूरा रुकती है। 1 मंथ में वो अपना पूरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है नेहा के साथ मिलकर। जो नेहा रहती है वो मुंबई में शिफ्ट तो हो जाती है, पर इन लोगों का 1 मंथ इतना हैक्टिक चलता है क्योंकि इन लोगों को अब यूएसए शिफ्ट होना रहता है दोनों को 1 मंथ के बाद। तो 1 मंथ के टाइम पे इनको 2 मंथ्स का काम करना रहता है। तो सुबह से शाम ये लोग बस और बस काम ही काम कर रहे रहते हैं। जो 2 मंथ्स का काम करने के बाद सारी क्लियरिफिकेशन, मींस नो ड्यूज या बोले सारे क्लियरिंग सर्टिफिकेट्स, हर एक चीज़ एनओसी मिलने के बाद ये लोग शिफ्ट होते हैं यूएसए के लिए। तो वो टाइम आ जाता है जहाँ पर ये लोग 1 मंथ के बाद यूएसए में शिफ्ट होते हैं। तो सैम भी शिफ्ट हो रही रहती है और इशिका सैम के साथ नेहा भी शिफ्ट हो रही रहती है। तो जब ये शिफ्टिंग का टाइम आता है तो उसके मॉम एंड डैड चाहते थे कि शादी करके जाए ये लोग। तो पर वो दोनों रेडी नहीं होते क्योंकि वो सोसाइटी को बताना नहीं चाहते थे। तो उसकी मॉम कहती हैं नेहा की कि बेटा शादी करके ही जाओ, गेट टुगेदर कर लेंगे कुछ ही लोगों के बीच में। तो वो वक्त आ जाता है, 1 महीने के बाद इनकी शादी होती है। शादी बहुत सिंपल वे में होती है। एक मंदिर रहता है वहाँ पर, जो उनके पंडित जो रहते हैं, पहले तो वो भी पंडित भी थोड़े नाटक करते कि ये सही नहीं है, पर वो फिर वो मान जाते शादी के लिए। तो जब शादी हो रही रहती है तो इशिका की फैमिली रहती है, नेहा क्या बोलते हैं, सैम की फैमिली रहती है, और जो सैम के पूरे फ्रेंड सर्कल रहता है सब के सब आते हैं। और नेहा भी अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाती है, जैसे कि अक्षिता को बुलाती है, और उसके जो भी कलीग्स होते हैं सब के सब आते हैं। और इनकी फाइनली एक हैप्पी वाली मैरिज हो जाती है। जब पूरे तरीके से मैरिज होती है ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और बहुत कम लोगों के बीच में होती है, पर फाइनली ये लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं कि यार हमारी शादी हो गई है और अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना पड़ेगा।
तो सैम बहुत खुशी खुशी नेहा को अपनी गोदी में उठाती है और बोलती है, मीट माय वाइफी। तो जो नेहा रहती है वो भी बहुत खुश होती है। इन लोगों का फ़ोटो शूट्स होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी जो मैरिज होती है भले सिंपल रहती है, पर ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और फाइनली शादी होने के बाद जो हमारी जो हमारी सैम है, वो शादी के 2 या तीसरे दिन वो यूएसए शिफ्ट हो जाते हैं। इन लोगों की फर्स्ट नाइट भी नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों के कुछ रस्में जो होती है उन्हें पूरा करने में ही इनके 2 या 3 दिन निकल जाते हैं। और फिर ये फाइनली शिफ्ट हो जाते हैं यूएसए में। जब यूएसए में शिफ्ट होते हैं तो इन्हें 1 वीक के बाद ऑफिस ज्वाइन करना रहता है। तो 1 वीक का इनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। जो सैम रहती है वो अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से यूएसए का घुमाती है, और बहुत अच्छे से इनके हैप्पी लकी को मोमेंट्स चल रहे रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो जो सैम रहती है वो नेहा को बोलती है, बेबी हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई है। तो नेहा कहती है, हर बार तो आपने इतनी नाइट्स करी है, फर्स्ट नाइट बेबी शादी के बाद होती है, कि जब वो दो लोग अनजान होते हैं और वो इंटीमेट होते हैं उसे फर्स्ट नाइट कही जाती है। आपने तो मेरे साथ पता नहीं कितनी बार फर्स्ट नाइट करी है। तो वो कहती है कि हाँ तो की है, क्योंकि वो तो यार एज अ गर्लफ्रेंड करी है ना, बट अब तो एज अ वाइफ करने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो तभी जो नेहा रहती है वो कहती है, बेबी फर्स्ट नाइट तो फर्स्ट नाइट होती है, चाहे वो आप वाइफ समझ के करो या गर्लफ्रेंड समझ के करो, पर्सन तो सॉरी, पर्सन तो चेंज थोड़ी ना हो जाता है। तभी सैम बोलती है, यार बेबी टीस ना करो, चलो ना। तो ये लोग एक्चुअली एक पब में रहते हैं और वहाँ पर मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं और ड्रिंक भी की रहती है। नेहा ने भी ड्रिंक करी रहती है और सैम ने भी ड्रिंक करी रहती है। फिर दोनों जब अपने रूम पर जाते हैं जहाँ इनको फ्लैट ऑफिस की तरफ से मिला हुआ रहता है, सब कुछ रिया मिलता है। वो लोग जब जाते हैं, जो नी रहती है वो फटाफट डोर लॉक करती है, क्योंकि सैम ड्रिंक रहती है, अगर वो स्टार्ट हुई तो डोर लॉक करने को भी नहीं मिलेगा। और ये लोग न्यू प्लेस में रहते हैं कि जहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी वगैरह का भी कुछ पता नहीं रहता है। फिर जो सैम रहती है वो बहुत प्यार से अपनी नी को गोदी में उठाती है और उठाकर अपने बेडरूम पे लेकर आती है और धीरे से बस उसे देख रही रहती है। तभी नी कहती है कि बस देखना है या कुछ करना भी है। तभी सैम कहती है, बेबी माई ड्रीम्स कम्स ट्रू। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा ड्रीम था कि मुझे एक ऐसी पार्टनर मिले जो मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहे। कैसे अनजान तरीके से हम मिले थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे कभी प्यार होगा, और हुआ तो आपसे हुआ। और आज एक गर्लफ्रेंड से लेके वाइफ तक का सफ़र तय किया है हमने। तो कहती है कि आपको अपने पे यकीन नहीं था। तो कहती, बेबी यकीन तो हमेशा से था, बट ये यकीन नहीं था कि इतनी खूबसूरत तरीके से हमारी जर्नी चलेगी। हाँ, हमारी डेस्टिनी ने हमें मिला दिया और हम अब एक हो चुके हैं, और मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा खुश है। जो सैम रह होती है वो बहुत तारीफ़ कर रही रहती है, लेकिन नी उस हालत में नहीं रहती है कि अभी वो उसके मुंह से कुछ सुने। तभी वो सैम को एकदम से रोकते हुए उसे किस कर देती है। सैम को पता चल जाता है, ओह मेरी बेबी का अब मूड हो चुका है, तो वो भी उसे बहुत डीपली किस बैक कर रही रहती है। काफ़ी ज़्यादा दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। किस करने के बाद जो सैम रहती है वो आज थोड़ी वाइल्ड होती है, तो वो नी के जो क्लॉथ्स को है वो फटाफट रिमूव करने की कोशिश करती है। जो नी भी रहती है वो भी शांत रहती है, वो कुछ किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। और फिर जब वो उसके लिप को किस कर रही रहती है, लिप किस करने के बाद लिप किस करने के बाद वो उसके चेस्ट पे किस कर रही रहती है। चेस्ट पे किस करते करते वो उसके जो मतलब बालों को फैला रही रह मतलब जैसे सर पे हाथ फैलाते हैं ना, वैसे फैला रही रहती है और बहुत किस करे जा रही रहती है। फिर वो थोड़ा और नीचे आकर वो उसको
बहुत रोमांटिक वे में किस करती है, उसके नेवल पे किस करती है, फिर नेवल से फिर उसके जो लेग्स रहते हैं उसे बहुत प्यार से देखकर उस पे हाथ वाथ फेरते हुए उसे किस कर रही रहती है। ऐसे ही इनका रोमांस चल रहा रहता है। थोड़ी टाइम के बाद नी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वो बहुत सीड्यूसिंग वे में एक्टिव होकर सैम के ऊपर चढ़ के सैम को किस करने लगती है। कभी लिप किस, कभी उसके नेक को किस करती है, नेक पे बाइट करती है, ईयर्स पे बाइट करती है। बहुत पैशनेट वे में एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। नेवल पे किस होता है, चेस्ट पे किस होता है और इनका रोमांस चल रहा रहता है। वो काफ़ी डीपली इंटीमेट होते हैं और करीब 1 या 2 आवर्स तक इनका लव रोमांस चलता है और फिर वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब सैम उठती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि अब जो नी मेरे पास है एज अ वाइफ है, और जो नेहा रहती है उसे भी बहुत प्राउडली फील होता है कि सैम उसकी वाइफ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है क्योंकि ये स्टोरी इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी, जहाँ पर दो अनजान लोग मिलते हैं और उनकी डेस्टिनी उनको मिलवाती है और लास्ट में वो दोनों एक दूसरे के मीन्स कपल हो चुके रहते हैं। सो दिस स्टोरी इज़ एंड राइट नाउ, और आपके लिए नेक्स्ट स्टोरी आएगी, बट वो रोमांस और रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रोमांटिक है, मीन्स लव रोमांस मिलेगा, बट फुली रोमांटिक नहीं है। वो सस्पेंस और थोड़ी थ्रिलर स्टोरी है। शायद आपको पसंद आए या ना आए, बट मैं ये स्टोरी आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहती थी जो मेरे माइंड में थी। सो नेक्स्ट स्टोरी का आप वेट करिए और आप बताइएगा आपको फाइनली डेस्टिनी कितनी पसंद आई। हाँ, मुझे खींचना नहीं था स्टोरी को, एक प्रॉपर एंड होता है तो प्रॉपर एंड होना था। हाँ, थोड़ा रोमांस डीपली नहीं बताया, बट आप समझ जाओ तो ठीक है। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको डेस्टिनी फाइनली कितनी अच्छी लगी, उसके बारे में मुझे जानना है और नेक्स्ट स्टोरी का आप वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।